नमस्कार। 19 नवंबर एक ऐसी तारीख जब हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है। वो इंदिरा गांधी जिन्होंने गूंगी गुड़िया से लेके इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के नारे तक का सफर तय किया। वो प्रधानमंत्री जिसे कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने देवी दुर्गा की संज्ञा दी थी, और वही प्रधानमंत्री जिसे कभी भारत के तानाशाह के नाम से जाना गया जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। तो आज हमारी जो चर्चा परिचर्चा है वो इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन पे केंद्रित होगी, जो कि स्वतंत्रता के पश्चात की उनकी यात्रा रही है। तो इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राघव और मैं हूं समीर मनीष त्रिपाठी। हम दोनों आज इंदिरा गांधी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि इंदिरा गांधी के ऊपर चर्चा की जाए, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारी जो चर्चा है वो स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी की जो भी राजनीतिक यात्रा रही है, चाहे उनकी जो नीतियां रही हो, चाहे वो आर्थिक रही हो, राजनीतिक रही हो, या फिर विभिन्न प्रकार की जो नीतियां थी, विदेश नीति रही हो, या फिर जो है तरह तरह के उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए काम किए, इन सारी चीजों पे हमारी चर्चा आधारित रहेगी। तो राघव, आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद तो सबसे पहले मैं बिना किसी लाग लपेट के जो हमारा पहला प्रश्न है वो यही होगा कि भारतीय राजनीति में चूंकि इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो ये अपेक्षित था कि कहीं ना कहीं उनके पास एक राजनीतिक विरासत है। लेकिन क्या उनका राजनीति में पदार्पण जो है वो इतना आसान था? इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई, अगर आप इसके बारे में बता सकें, यहाँ से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, इंदिरा गांधी की राजनीतिक करियर की अगर आप बात करें आज़ादी के बाद, हालांकि ये तो आपने बता ही दिया कि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, तो एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुई थी। और वो बचपन से ही, जो कहा जाता है कि बचपन में वानर सेना उनका था, उनके इस ग्रुप के बच्चे खास करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान जो क्रांतिकारी लोग होते थे उनका इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास पहुंचाते थे, और जो पुलिस होती थी उन पर शक भी नहीं करती थी। ये एक था। उसके अलावा आज़ादी के आंदोलन में वो एक्टिव रही। हालांकि नेहरू जी का तो अलग मतलब था, लेकिन उतना जितना भी था एक्टिव थी, भाषण देती थी, कार्यक्रमों में भाग लेती थी। और फिर चूंकि वो पढ़ाई लिखाई भी कर रही थी उसी दौरान। आज़ादी के बाद अगर आप देखें मेजरली, तो आप देखेंगे कि 1955 तक वो बहुत एक्टिव नहीं रहती हैं राजनीति में। 1955 तक वो बहुत मतलब कि हाँ, कांग्रेस है, नेहरू जी की बेटी हैं और नेहरू जी की चीफ होस्टेस के रूप में उनको माना जाता है। एक्टिव पार्ट नहीं लेती, हाँ, एक्टिव पार्ट नहीं लेती हैं। उसका कई सारा कारण है। लोग बोलते हैं कि उनकी शादी हो गई थी फिरोज गांधी जी से, फिर दो बच्चे हो जाते हैं, राजीव और संजय, तो उनका भी लालन पालन करना होता है, उसमें व्यस्त रहती हैं। कई लोग ये कारण देते, कई तो लोग ये अगर भी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर टोकना चाहूँ, चूंकि बातचीत है, तो जैसे ये कारण दिया जाता है कि मान लीजिए उनके दो बच्चे हो गए थे, उनकी शादी हो गई थी, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा था कि जो उनका वैवाहिक संबंध था या जो पारिवारिक जीवन था वो उनके राजनीतिक करियर में आड़े आ रहा था? क्योंकि बाद में हम देखते हैं बहुत सारी कंट्रोवर्शियल हाँ, चीजें होती हैं, हाँ, फिरोज हाँ, गांधी को लेके काफी सारी बात की बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो क्या आप इससे सहमत है, चूंकि कई सारी किताबें आपने पढ़ी हुई हाँ हैं। हाँ, इस पे है। इसमें प्रफुल्ल जयकर जो सबसे ऑथेंटिक बायोग्राफी मानी जाती है इंदिरा गांधी के ऊपर, उन्होंने भी लिखा है। और ये फिर नीरजा चौधरी या बाकी जो जो भी लोग हैं, उन लोगों ने इस पहलू को थोड़ा थोड़ा छुआ है। बेसिकली उसका रूट बहुत पुराना है कि कमला नेहरू, फिरोज उनके भी बहुत नज़दीक थे। तो कमला नेहरू ने भी नेहरू जी से कहा था कि फिरोज इज़ नॉट स्टेबल, है नहीं, इसका भविष्य क्या है, करियर में क्या करेगा, कुछ जी वो नहीं है, जी उसको जी लेकर के भी। तो फिर भी हालांकि दोनों का प्यार होता है, दोनों की शादी होती है। और विवाह के बाद जो है फिरोज चाहते हैं कि ज़्यादा इंदिरा घरेलू घर में परिवार में रहें, देखें। अब कहीं ना कहीं एम्बिशन भी वो आ रहा था कि इंदिरा इतनी पढ़ी लिखी, इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर, नेहरू की इकलौती बिल्कुल। संतान, तो वो, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट आता है। और कई बार नीरजा चौधरी जी की एक्स्ट्रा मैरिटल, ये सब सारी विषय हैं, वो अलग विवादित विषय है, उसमें बहुत सारे हाँ लोग अलग बिल्कुल। अलग मत है। तो ये चीज़ें हैं। तो खास करके 47 के बाद वो वापस पिता के घर में आ जाती हैं, जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तीन मूर्ति हाउस में। और फिर वो 55 तक इसीलिए कहीं ना कहीं जो इन्हीं सब कारणों से बच्चे और ये, इन्हीं सब कारणों से जो है कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव रहती हैं। लेकिन 55 में वो दोबारा CWC की मेंबर बनती हैं। उसके बाद उनकी आगे की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है। फिर 59 में वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। मतलब नेहरू जी की उत्तराधिकारी जो है उनकी पुत्री इंदिरा बनती है। क्यों, हाँ क्या उसके हाँ। पहले की, जैसे कि हमने बहुत बार ये सुना है कि हमने ये आरोप देखे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन के बाद जो है वो काफी समय तक वो पार्टी और जो सरकार दोनों के मुखिया रहे थे। तो क्या जब नेहरू ने अध्यक्ष पद छोड़ा तो वो डायरेक्ट इंदिरा को दिया, या उसके अलावा उसके पहले उन्होंने इंदिरा से पहले किसी और को भी पार्टी का अध्यक्ष बनाया था? अगर इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो। अभी तो मुझे ठीक ठीक याद नहीं आ रहा है। अच्छा। हालांकि पुरुषोत्तम दास टंडन की आपने बात की, उसमें नेहरू जी ने उनका खुल के विरोध किया था। हाँ क्योंकि नेहरू जी का ये कहना था कि वो एक मतलब कि रिलीजियस आइडियोलॉजी से प्रेरित है, एक हिंदूवाद, एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो उसका वो खुल के विरोध करते हैं टंडन का।
और जहाँ तक इंदिरा गांधी की बात है तो ऐसा नेहरू जी ने कहीं नहीं लिखा है कि मेरी उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी होंगे। जैसे गांधी जी ने नेहरू जी के बारे में कहा था कि मेरे नहीं होने के बाद नेहरू मेरी भाषा बोलेंगे, और ना ही राजा जी, और ना ही पटेल, पटेल। ये नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे। जी तो इस तरह से नेहरू कहीं नहीं बोलते, और कहीं आप अगर खंगालेंगे तो उनके भाषणों में कहीं ऐसा नहीं दिखता कि नेहरू चाहते थे कि इंदिरा कर। इवन कि ये तक कहा जाता है कि जब वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन रही थी 1959 में, तो कहा जाता है कि नेहरू का कंसेंट नहीं था। तो फिर नेहरू का कंसेंट नहीं था तो वो लेकिन एक उसमें पार्टी प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट कैसे मिल हाँ, सकती वही है? मैं बता रहा हूँ कि ये था, ये चीज़ कंसेंट नहीं था। लेकिन जब एक बात आती है इंदिरा के बारे में, ये कहा जाता है कि बहुत चुप रहती है, कमजोर नेता साबित हो सकती है, तो फिर नेहरू बोलते हैं, उससे उनका स्टेटमेंट है, वो हम सबसे ज़्यादा मजबूत है, वो हमसे जी। सबसे ज़्यादा समझदार है। एक फेमस स्टेटमेंट है नेहरू शायद का। बच्चे का जो सबसे असली हाँ, पहचान होता है वो माता पिता और को नेहरू होता है। ही वाज वेरी क्लोज टू नेहरू। उनका खास करके ये कहा जाता है कि सोसाइटी का अंडरस्टैंडिंग और ये दुनिया का ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नेहरू ने डेवलप किया था इंदिरा गांधी में। ये जो आप जितने ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक है, या फिर फादर्स लेटर टू डॉटर्स की बुक के रूप में जो पब्लिश हुआ है, आप उस बुक को पढ़िए, कितने आसान भाषा में ह्यूमन इवोल्यूशन को, सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को कैसे वो समझाते हैं उनको, कि सोसाइटी कैसे बटा, फिर इन्वायरमेंट के बारे में, साइंस के बारे में, बाकी जो जीव के बारे में, मतलब ये सोसाइटी की पूरी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग लेटर में इंदिरा गांधी को देते हैं। तो ये इंदिरा भी मानती है कि नेहरू का काफ़ी प्रभाव रहा, खास करके उसमें 5 लोगों का प्रभाव इंदिरा गांधी की लाइफ में बोला जाता है कि बहुत इन्फ्लुएंस रहा। जैसे हालांकि अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग नाम रहता है, लेकिन ये जो 5 लोग थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, अच्छा उनके पिता, दूसरे उनके पति थे फिरोज फिरोज गांधी गांधी, जी, हाँ, तीसरे जो थे पीएन हक्सर का नाम आता पीएन है, हक्सर, और चौथे आता है जेपी का, जयप्रकाश नारायण का, और जी। पांचवें उनके पुत्र संजय गांधी पीएन जी। अक्सर शायद उनके एडवाइजर भी थे, 67 पॉलिटिकल, से हाँ, 1967 से पॉलिटिकल एडवाइजर हाँ थे। 1967 से 1973 तक पीएन हक्सर जो है जी। उनके एडवाइजर थे। और दूसरी बात कि पीएन हक्सर से उनकी जान पहचान बहुत पुरानी है। वो जब इंग्लैंड में थी ऑक्सफोर्ड में, उसी समय से वो पीएन हक्सर को जानती थी, और जब वो यहाँ पे गवर्नमेंट में थी और उनके बेटे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे दोनों, तो पीएन हक्सर उनके लोकल गार्जियन के रूप में भी काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें। तो चलिए, आपने ये अच्छी बात कही कि आपने बताया कि 1959 में वो जो है वो कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है। लेकिन हम जानते हैं कि उनकी जो पहली मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो था वो लाल बहादुर शास्त्री के समय में मिलता है। हाँ, तो क्या 1959 से 1964 तक इंदिरा गांधी पॉलिटिकली कुछ एक्टिव रही थी कि नहीं? बहुत एक्टिव रही थी। 59 में ही ऐसा डिसीजन जो इंदिरा का पॉलिटिकल, अगर कोई भी राजनीतिक शास्त्री होगा जो भविष्यवक्ता, तो दूसरे में बोलना शुरू हो गया था कि इंदिरा का पॉलिटिकल एम्बिशन जो था कि सबसे पहले उन्होंने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, चुनी हुई सरकार थी केरला में, नंबूरी पादवारी। नंबूरीपाद वाली ईएमएस नंबूदरीपाद को कहा जाता है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि उस सरकार को हटाया जाए, बट इन्होंने कि प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि नेहरू जी को कन्विंस तो किया इंदिरा गांधी ने। आजाद भारत की जो पहली बर्खास्त सरकार थी वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का इन्फ्लुएंस था, नेहरू का डायरेक्ट डिसीजन आप कह रहे नहीं था। बिल्कुल। सिर्फ वही नहीं, ये तो था, उसके अलावा आप शास्त्री जी पे तो बाद में आएंगे हम। आप देखिए कि जब इंडिया चाइना वॉर होता है, जी। उसमें इंडिया की करारी हार होती है, ऑब्वियसली नेहरू जी काफी उस समय बहुत ज्यादा परेशान, और वो क्रिटिसाइज दिखता होते है, हैं। क्रिटिसिज्म उनकी जी। काफी होती है, आलोचना। तो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ कमजोर होती है, और जो स्टेट में उस समय लगभग हर जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स थे, तो इंदिरा कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करती है कि चीफ मिनिस्टर्स अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं, नेहरू जी यहाँ जो है 5 इयर्स प्लान की बात कर रहे हैं, बट चीफ मिनिस्टर उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं फिर एक नाम आता है के कामराज। हाँ, के कामराज के कामराज सिंडिकेट। का नाम आता है, और इंदिरा गांधी चाहती हैं कि वो नेहरू जी का पोजीशन दोबारा स्ट्रांग हो, तो उसके लिए जो पुराने जो छत्रप थे, जो चीफ मिनिस्टर्स थे, इनको इस्तीफा दिलवा के संगठन में लाया जाता है। हाँ, वो करके के कामराज तमिलनाडु से नेशनल लेवल पे लाए जाते हैं और कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, और उनके थ्रू ऑर्डर निकलवा करके जितने पुराने चीफ मिनिस्टर थे सबको हटाया जाता था। ऐसा नहीं है कि लेकिन शायद इंदिरा को नहीं पता था कि अगर शुरुआती दिनों में उन्हें कहीं से राजनीतिक विरोध झेलना पड़ेगा, तो मोरारजी देसाई के बाद जो पहला राजनीतिक विरोध खुल के आया था वो के कामराज का ही था। हाँ, वो आया था तब, वो बहुत लेट की हाँ, बात है, जब लेकिन वो उससे गूंगी पहले गुड़िया से नेता हाँ, बनना वो स्टार्ट हुई क्योंकि थी। तब तक के कामराज या बाकी लोग तो ये मानते थे ना कि इंदिरा गांधी रबर स्टैम्प या रबर स्टैम्प है, इसलिए वो आईएनबी मिनिस्ट्री शामिल करते हैं, या फिर 66 में मोरारजी देसाई को ओवर उनको चूज किया चलिए उस पे जाता हम है। आएंगे। अभी क्या है, तो चलिए हमने ये बात कर ली। लेकिन जो नेहरू जी का देहांत होता है, तो नेहरू जी के देहांत के बाद ये आता है कि नेहरू का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो हमने अपने पुराने वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री पे ये चर्चा की है कि कैसे शास्त्री जो है नेहरू के उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन जब शास्त्री जी उत्तराधिकारी बन जाते हैं, तो उसके बाद क्या इंदिरा जो है किन परिस्थितियों में या क्या सोच के शास्त्री जी ने अगर किताबों में ये लिखा हो
इंदिरा को अपनी कैबिनेट में शामिल किया और उन्हें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जैसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो दी, क्योंकि सूचना का अधिकार हमेशा से, अगर सूचना अगर आप जनता तक सही पहुंचाएंगे, सरकार द्वारा जनता को मैनेज करने की जो सबसे बेहतर कड़ी होती है वो कहीं ना कहीं होती है जो प्रचार तंत्र होता है आपका। आप अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को, अपनी नीतियों को, भले ही वो असफल हो सफल हो, दैट्स डिफरेंट मैटर, लेकिन आप अपनी नीतियों को कैसे जनता तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके की मिनिस्ट्री देने के पीछे क्या सोचती लाल बहादुर शास्त्री की, अगर इस पे आप कुछ बता सके देखिए, तो। इसमें 2 बातें हैं। जी। पहली चीज़ तो मिनिस्ट्री जितनी भी होती है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, चाहे टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो या छोटी-छोटी कोई मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री हो, सारी महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक शास्त्री जी की बात है, तो कहीं न कहीं आप सब जानते हैं कि शास्त्री जी नेहरू जी के काफ़ी अनुयायी फॉलोअर थे। और इवन कि शास्त्री जी जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तक वो ये कन्विंस थे कि इंदिरा, इफ मिसेस गांधी वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो देन तब मैं अपना नाम आगे नहीं बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। वो क्लियरली उन्होंने बोला था। तो क्या कहीं उन्होंने कंसल्ट किया था इंदिरा गांधी से इस मामले पे? नहीं, ऐसा कोई कंट्री बातचीत हुई थी तो उन्होंने अच्छा। क्लियर बता दिया था कि कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं क्योंकि है। इंदिरा गांधी को उस समय ये भी पता चल गया था कि उनका फुट उस समय इतना स्ट्रांग नहीं था कि अगर वो जी। अपना दावा भी करती तो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये था, तभी उन्होंने उस समय नहीं बोला था। और जहाँ तक मिनिस्ट्री की बात है, आईएनबी मिनिस्ट्री की और सूचना के अधिकार की, तो आपको पता है कि उस समय तक उतना सूचना का अधिकार का कुछ बातचीत होता नहीं था। और मिनिस्ट्री जनरली देखा जाता था कि किसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। हाँ हाँ। होम मिनिस्ट्री बिल्कुल। सबसे स्ट्रांग, पुलिस पावर है, इंटेलिजेंस है। तो उसको उस समय के हिसाब से आपके कहने का मतलब ये है कि जो कम इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो था वो दिया हाँ, गया था। मैं चौथा अपने नंबर क्वेश्चन का को थोड़ा। चौथा हाँ नंबर का माना जाता हाँ है बिल्कुल। कि वो है। तो इंदिरा गांधी हालांकि खुद मान रही थी, जगह जगह उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है उनके अपने फ्रेंड्स के लेटर में कि ये जो है मुझे दरकिनार कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, ये साइड दिखता लाइन है, महसूस कर। साइडलाइन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि नेहरू जी की डॉटर और उनका उनके जितने भी सलाहकार या बाकी उस समय के जो उनके आसपास के लोग थे, तो वो एक्टिव रहती थी, इन्फॉर्मेशन सब कलेक्ट। और उनको बताया गया कि आपके पास सबसे, यही चीज़ उनको समझाया गया कि आपके पास सबसे बड़ा पावर है, प्रोपेगेंडा का पावर आप ही के हाथ में है। क्या चीज़ मीडिया में आएगा क्या नहीं आएगा, यू हैव टू डिसाइड इट। तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो ये बात हो गई। लेकिन हम फिर देखते हैं कि अचानक से शास्त्री जी का ताशगंज में वो 1965 के हाँ, वॉर के बाद जनवरी 1966। डेथ होती है। हम्म। उसके बाद जो है, जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद का जो पूरा चुनाव था, के कामराज जो आपने नाम लिया, जो पूरा सिंडिकेट जिसको कहा जाता था कांग्रेस के द्वारा, ओल्ड गार्ड्स जो थे, इन्होंने मोरारजी देसाई के ऊपर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को चुनते हैं। और ये राइवलरी हम देखते हैं कि आपातकाल तक चलती रहती है। जब मोरारजी देसाई आपातकाल के बाद जो यूनाइटेड गवर्नमेंट बनती है उसमें प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट, बनते हाँ, हैं, प्रधानमंत्री हाँ बनते हैं। हाँ हाँ। तो बेसिक सी बात ये, जो 1965 में के वॉर के बाद जो शास्त्री जी की डेथ हुई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के पीछे सोच क्या थी, राजनीति क्या थी, और अगर आप उनके पहले कार्यकाल में हुए कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं पर प्रकाश डाल सकें, या जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में टूट जाती है, तो इस पे अगर कुछ प्रकाश डाल सकें पहले कार्यकाल तक, बिफोर 1971 वॉर। देखो, इसमें ये है, आप देखो कि 1966 में अचानक शास्त्री जी की डेथ होती जी। है। और फिर इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप, हालांकि ये खुद भी चाहती थी, इंदिरा गांधी को उनके सहयोगी का फोन आता है। और फिर वो गुजराल जो उनके सलाहकार थे, आई के गुजराल। आई के गुजराल को बुलाया जाता है, उनके सहयोगी बुलाते हैं। और फिर वहीं पे रमेश थापर, एक इंटरेस्टिंग नाम है। इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि लोग कहते हैं कम्युनिस्ट सरकार को पसंद नहीं करते थे, कम्युनिस्ट लोग को, लेकिन यहाँ पे रमेश थापर वॉज कम्युनिस्ट। बिग, हाँ, रमेश अच्छा। थापर बहुत बड़े मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के थे, और जो रोमिला थापर के बड़े भाई। अच्छा। क्रॉस रोड जो फर्स्ट जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के आलोचना की थी सरकार की, उस पर केस चला था। अच्छा अच्छा। तो क्रॉस रोड के संपादक थे, बाद में सेमिनार के संपादक थे, तो कुछ समय तक वो बहुत नज़दीक रहते हैं। उस समय इंदिरा गांधी की वो काफ़ी नज़दीकी थे। तो इस इंदिरा गांधी उस समय ये कहती हैं कि मैं क्या करूँ, मतलब कि मैं तो उस समय वो रमेश थापर और वो आई के गुजराल को सलाह देते, मैडम यू कैन बी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। तो वहाँ से सारी चीज़ें तय होती है। फिर वो और दूसरी जो क्यों उनको चाहते हैं बाकी पार्टी के लोग या कामराज, तो कामराज इसलिए चाहते हैं, कामराज को अपना लिमिट खुद पता होता है कि वो नहीं बन सकते। हाँ, वो शायद कामराज की वो फेमस लाइन भी आती है कि नो हिंदी नो पीएम, शायद कामराज की थी ये लाइन कि नो हिंदी नो कामराज पीएम। काफी पढ़े लिखे भी नहीं थे, हाँ। मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बात करूं, तो वो जानते हैं कि मैं नहीं बन सकता। और मोरारजी देसाई को थोड़ा कंजर्वेटिव, और ये उनको लगता है कि मोरारजी कंट्रोल में नहीं कंट्रोल में नहीं आएंगे, सीनियर भी लीडर हैं थोड़े। और उनको लगा कि चूंकि इंदिरा गांधी है, मतलब अब दूसरी की 67 में चुनाव होना था, तो नेहरू की लेगेसी के नाम पे अगर चुनाव लड़ती, नेहरू की अगर डॉटर लड़ेंगे तो चुनाव जीतने में भी आसानी होगी। तो ये सब सोच करके जो है इंदिरा गांधी को उन लोगों ने रिलाई किया। लेकिन हम देखते हैं कि वो
धीरे धीरे वो पासा चीजें उल्टा पड़ गया। पासा उल्टा पड़ जाता है। 67 के चुनाव में हालांकि कांग्रेस को उतनी मेजोरिटी नहीं मिलती है, जी। हालांकि जीत हो जाती है, लेकिन और शायद हाँ 67 से शुरुआत होती है कि जो स्टेट्स में कांग्रेस कमजोर होना स्टार्ट होती है 67 के चुनाव से ही। हाँ बिल्कुल, 67 के चुनाव में स्टेट्स में भी हारती है, वही मैं आ रहा था कि स्टेट्स में भी तो हारती ही है। बिल्कुल। उसके अलावा केंद्र में जो है मात्र कहाँ 400 सीट होता था पहले, वो सिमट के आ जाता है 283 पे। तो ये एक मतलब कि कमजोर मतलब प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर सरकार बन जाती है। लेकिन वहीं से फिर थोड़ी एक सर्वोच्च की इंदिरा गांधी तो अब उनके कंट्रोल में रहती नहीं है, तो वहीं से उनको कंट्रोल करने की कोशिश में रहते हैं, तो फिर वो हो नहीं पाती है। उसी दौरान फिर प्रेसिडेंट का चुनाव आपको पता आ जाता है। अंतरात्मा की आवाज पहली बार लोग सुनते हैं उसमें। पहली बार ऐसा होता हाँ, है कि अंतरात्मा की कि आवाज। सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री अपने ही पार्टी के लीडर के खिलाफ वो कर डायरेक्ट रहा नहीं है। कहते, कहते हैं कि आप लोग अपनी अंतरा अंतरात्मा। तो सभी और लोग नीलम संजीवा रेड्डी को छोड़ करके और वीवी वीवी गिरी को सपोर्ट करते हैं, और वीवी गिरी अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये चीजें हैं फिर, लेकिन उसमें ये होता है कि लेकिन उसी दौरान फ्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक नेशनलाइज करती हैं ये, ठीक है, कोल इंडस्ट्री नेशनलाइज करती हैं, जिससे कई लोग एग्री नहीं करते हैं। इनको लगता है कि फिर उसी पुराने ढांचे पे हम जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर हुआ, सूखा पड़ा, या फिर अनाज की उपज नहीं हुई तो हम अमेरिका के पास वापस गए थे। और फिर लेकिन 71 के वॉर ने इनको हीरो बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता उनको देवी दुर्गा हाँ कहता नहीं है। नहीं ये है, लेकिन वाजपेयी जी ने इसको कंडेम किया हुआ है। वाजपेयी ने कभी नहीं कहा उनको नहीं, लेकिन मोस्टली जो किताबें हैं, जो साइट्स, उसमें ये कहा जाता है कि वाजपेयी जी ने भले की बाद में नहीं माना, लेकिन कहा था उन्होंने। तो वही तो वाजपेयी जी यही तो बोलते हैं। वाजपेयी जी ने खुलेआम इंटरव्यू देखिए आप उनके टीवी पे, वो तो बोलते हैं कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने एक जर्नलिस्ट का मैं नाम बोल रहा हूँ, वो जर्नलिस्ट बोलता नहीं आपने कहा है, बोला कि प्रमाण दिखाइए, तो कोई प्रमाण नहीं है। वाजपेयी जो व्यक्ति के ऊपर लगता है, तो ये खैर बाद की बात है, जो कहा नहीं कहा, बट उनको प्रेज हर पार्टी के नेता से मिली थी, हर दल के नेता। चलिए, चूंकि हमें राजनीति के अलावा भी बाकी सारी चीजें कवर करनी है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इंदिरा के जीवन के, चाहे वो 1917 का वॉर हो, या फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 1975 के का जो आपातकाल उन्होंने लगाया था, उसके बाद आपातकाल के बाद वो कैसे वापस सत्ता में आती हैं, तो इन सारी चीज़ों पे भी हम बात कर सकते हैं। करने को बातें बहुत हैं, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी बहुत इकोनॉमी की भी बात कर लें। तो इंदिरा गांधी की कुछ चुनिंदा इकोनॉमिक नीतियों के बारे में, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया को जरूरत थी, आपको पता है शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दे के गए थे, ये चीज हो गई। दूसरी ये है कि जो देसी राजाओं के साथ संबंध थे, जैसे प्रिवी पर्स की बात होती है, जिसपे उनको एग्री करके कहीं न कहीं उनका जो ऑटोनॉमस स्टेटस था, या फिर जो भी उनको लिवरेज मिलता था उसको हटाया गया, बैंकों का नेशनलाइज किया गया। तो इन नीतियों को अगर आप 2-4 मिनट में समझा सकें, क्योंकि पॉडकास्ट लंबा हो रहा है। जहाँ तक बात है 66 में ही जो है वो पहली बार वो चाहती थी हटाना, बट उनको लगता था कि जो बड़े बड़े जो मेन जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो सब उनके पार्टी में थे, उन्होंने इस समय नहीं किया। उनको लगा कि सपोर्ट तो पार्टी विभाजन तक का वेट किया उन्होंने। 69 में उसी मुद्दे पे होता है, क्योंकि बाकी लोग नहीं चाहते हैं, वो 69 में इस चीज को करना चाहती हैं, लेकिन फिर प्रोटेस्ट वो होता है, तो उस चीज को वहां पे ड्रॉप कर देती हैं। लेकिन बाकी अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो ले लेती है, बैंक का नेशनलाइजेशन हो या बाकी चीज हो। लेकिन फिर देखिए कि आप 72 में जब दोबारा सरकार बनती है, उस समय वो उस चीज को प्रीवी पर्सेस को खत्म कर देती है, कानून ला करके, प्रेसिडेंट से साइन करवा करके। तो कहीं ना कहीं बेसिकली क्या है ना, जैसे श्रीनाथ राघवन अपनी बुक इंदिरा गांधी द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया में बात, ये वो किताब यहाँ भी रखी हुई है शायद, हाँ ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो कहते हैं कि सीजरिज्म का कॉन्सेप्ट, इंदिरा गांधी सीजरिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। सीजरिज्म हिंदी में जैसे वो कैसरवाद बोलते हैं, कि एक बेनवोलेंट डिस्पॉट, अच्छा, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश तानाशाही की डिस्पॉट है, निरंकुश राजतंत्र, बट वो भला लोगों के भला के लिए है। बिल्कुल। यानी कि उस डिस्पॉट को पावर स्टेट नहीं देता है, कैबिनेट नहीं देता है, पावर जनता से मिलती है। जनता चाहती है कि ये डिक्टेटर बने रहे। इंदिरा गांधी वैसा बनना चाहती है, वो चाहती थी कि पीपल से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, और उनको कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ मतलब कि प्रिविलेज क्यों, जब देश में सब गरीबी हटाओ का नारा वहीं से आता है, वही से गरीबी हटाओ का नारा। और लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात है, देश की गरीबी नहीं हट पाई, और अभी तक नेता जो है गरीबी हटा रहे हैं। हाँ, तो वो चीजें, तो बेनवोलेंट डिस्पॉट जो सीजरिज्म का कॉन्सेप्ट, तो इंदिरा गांधी बेसिकली इसीलिए वो चाहती थी कि लोगों के नजर में उनको हीरो बनना था, क्योंकि उनको ये चीज शुरू से 67 और 69 में ही पता चल गया था कि ओल्ड गार्ड पसंद नहीं करते हैं। अब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई में डिवीजन हो चुका था, ठीक है, वो तो आप 69 में भी देख लीजिए, और फिर वो आप आगे चल के देखते हैं कि आगे और डिवीजन होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ मोरारजी देसाई या के कामराज की बात नहीं है, उसमें वाई बी चौहान जैसे लोग जो काफी लॉयल थे उनके डिफेंस मिनिस्टर, तो वाई बी चौहान भी जो है 1962 के वॉर में पूरी उनके ऊपर, हाँ,
नहीं तो थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए, क्योंकि वो इंदिरा के कार्यकाल नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली शुरू तो हो गया था था लाल बहादुर शास्त्री हाँ, जी समय, हमने शास्त्री हमने जी के पुराने टाइम वीडियो में में। बात भी की है उस और पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन जरूरी इसलिए था क्योंकि आपको पता है कि इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही आपको पता है कि ऑलरेडी पिछले साल 65 में सूखा था, 65 में वॉर था, फिर 66 में, तो लगातार 2 साल ड्राउट था और ऑलरेडी हम उस समय उतना नहीं उपजाते थे कि अपने पूरे देश के लोगों का पेट भर सके, हमें बाहर से अनाज मंगानी पड़ती थी। अमेरिका से बेसिकली वो हाँ, जो हाँ। वहाँ एक तरीके से जानवरों को खाने का अनाज था वो यहाँ वो हमारे लिए आता था, मजबूरी थी। और उसके बाद धौंस भी दिखाता था। 65 के वार में हाँ, दिखाया है धौंस, वही। 65 के वार में ऐसे ही 65 के वार का अमेरिका हमारे से वैसे ही नाराज था, हाँ, बिल्कुल। इंटरनेशनल लेवल एड वेड बंद करवा दिया था। हम्म, तो उसी समय 66 में इंदिरा गांधी फिर यूएस जाती हैं इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान रखते हुए, और फिर वो रूपी का जो डिवैल्यूएशन होता है आपको पता है, हाँ, रुपए डॉलर को के- वो डॉलर के अमेरिकी मुकाबले। दबाव में हुआ था, कई सारे हाँ, लोग ये हाँ। कहते हैं। चूंकि उस समय 20% तक महंगाई बढ़ी हुई थी, पूरी मतलब स्थिति खराब थी पूरी। अब तो इसीलिए वहां जाती हैं, वहाँ लिंडन जॉनसन जो उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, अच्छा। लिंडन जॉनसन वहाँ पे सब चीज़ों करते हैं, ठीक है एग्री करते हैं, लेकिन वो कहते थे कि आप अपना उनको दबाव दे रहे थे कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दीजिए, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा इंपोर्ट बढ़ाइए आप, अमेरिका जैसे कि एग्रीकल्चर बोला कि आप यहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा दो, फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाइए आप, फैक्ट्री लगवाइए आप, बाकी बेसिकली उसमें ये था कि यूएस चीज़ों को सप्लाई करेगा, यूएस आपको चीज़ों को एक्सपोर्ट करेगा, अमेरिका खरीद इंडिया खरीदेगा उससे। तो इंदिरा गांधी अल्टीमेटली मजबूरी में उस चीज़ को एग्री करती हैं। जी, नहीं तो कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा था कि जैसे जो अमेरिका वाली चीज़ है, चाहे वो लिंडन जॉनसन रहे हों या फिर जो है बाद में निक्सन रहे हों, उनके साथ जो इंदिरा गांधी के संबंध थे उस पर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो ये सारी चर्चा बेसिकली हमने कर ली। थोड़ा सा अगर इसके अलावा, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, थोड़ा सा अगर इसके अलावा अगर आप 2-3 मिनट में जल्दी से समराइज कर सकें कि इसके अलावा इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी या इवेंट्स थे जिन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है लोगों का, उनके बारे में सबसे बड़ा तो इमरजेंसी का टाइम है, सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं, कुछ पॉपुलर से के अलावा जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टॉकहोम हुआ था, ये सारी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 72 में हुआ था, जहाँ पे उनका एक स्टेटमेंट बहुत फेमस है, स्टॉकहोम में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट पे यूएन कॉन्फ्रेंस था, उसमें उनका स्टेटमेंट था कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूशन, कि गरीबी हटाओ का जो नाराज था वहाँ पे भी वही इंटरनेशनल फोरम पे उन्होंने पहुंचाया। उसी दौरान उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर कानून बना था, एक आया था, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए उसी टाइम में कानून आया, प्रोजेक्ट टाइगर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हुई थी, और इन्वायरमेंट को लेकर एक्टिविटी भी उस समय हो रही थी, चिपको आंदोलन वगैरह आपको पता है कितना फेमस, तो ये सारी चीजें थी जो चल रही थी उस समय। बिल्कुल, थोड़ा समय की कमी है, नहीं तो इस पे हम बहुत सारी बात करते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमने जानबूझ के नहीं छुआ है या फिर उस पर डिटेल में बात नहीं की, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे अमेरिका के साथ संबंध कैसे थे। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हम लोग बात जरूर करेंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो रॉ की स्टैब्लिशमेंट होती है और 1971 में रॉ की जो भूमिका होती है उस पर भी बात करेंगे। आर एन काव की जो पूरी कहानी है उस पर हम बात करेंगे कि जिनकी पूरी लाइफ में वो नहीं है, फिर उनको कैसे हटाया गया। इन सारे मुद्दों पे जो छूट गए उन पे हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये था कि 25 मिनट के आसपास का हम ये वीडियो शूट करें ताकि आप लोग बेसिक जानकारियां मिल सकें, और फिर अगला वीडियो हम इंदिरा गांधी के ऊपर लाएंगे इमरजेंसी वगैरह बिल्कुल, जिसमें जो कि प्योर पॉलिटिकल सीरीज होगी। ये भी पॉलिटिकल ही ज्यादा थी, लेकिन चूंकि इसमें चीजों को बस ऊपर ऊपर से टच किया गया, तो हम एक एक इवेंट की डिटेल पे वीडियो लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज पसंद आई होगी, और आप हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करें। धन्यवाद।